अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। चंद रोज पहले सदर आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक तोहफे में दी, जिस पर हमने सवाल उठाया था कि ये बंदूक मौलाना के कंधे पर रखकर चलाई जाएगी या मौलाना इस बंदूक का रुख हुकूमत की तरफ मोड़ देंगे। आज इस सवाल का जवाब खुद मौलाना फजल रहमान की जमात और पीपल्स पार्टी मीडिया के जरिए दे रहे हैं। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया कि जब आईनी तरामीम के हवाले से मौलाना का किरदार फैसला कुन है और उनकी जमात का वोट इन तरामीम की मंजूरी या नाकामी में अहम साबित हो सकता है। इसी दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम की मुमकिन खतरनाकियों के पेश नज़र अपनी बेबसी का इजहार करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम से दरख्वास्त की कि वो इन तरामीम की मुखालिफत जारी रखे। इस इंकशाफ से ये तासुर उभरता है कि पीपल्स पार्टी इन तरामीम की मंजूरी नहीं चाहती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर सफाइयाँ तो पेश कर रही है, मगर ये मसला इतना सादा नहीं है जितना बज़ाहिर दिखाई देता है। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी जो पार्लियामान में 70 से ज़ायद नशस्तों और फिर आईनी ओहदों को रखती है, उसके बावजूद वो बेबस क्यों है कि वो खुलकर आईनी तरामीम की मुखालिफत नहीं कर पा रही, और आखिर क्यों इन तरामीम के खिलाफ मौलाना फजल रहमान का कांधा तलाश कर रही है। ये सवाल भी अहम है कि पीपल्स पार्टी पर कौन दबाव डाल रहा है और ऐसा क्या प्रेशर है कि बिलावल भुट्टो को मौलाना फजल रहमान से कोई दरख्वास्त करनी पड़ी। अगर पीपल्स पार्टी वाकई इन तरामीम की मंजूरी नहीं चाहती थी तो फिर ये तरामीम किसके लिए अहम है? क्या नून लीग जो इन तरामीम को मंजूर कराना चाहती है, क्या वही है जो पीपल्स पार्टी पर प्रेशर भी डाल रही है? इन्हीं सवालात के बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन आईनी तरामीम को मार्शल लॉ के मुतरादिफ करार दे रही है, जिससे इस मामले की पेचीदगी मजीद बढ़ जाती है। उमर अयूब ये कहते हैं कि अगर ये तरामीम बनती तो फिर मार्शल लॉ लग जाता। आज ही बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने भी अडयाला जेल में गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना जमहूरियत को तबाह करना है, जमहूरियत को तबाह करना आज़ादी को तबाह करना है, और जब आज़ादी तबाह होती है तो लोग गुलाम बन जाते हैं। साहबी ने सवाल किया कि आप आईनी अदालतों के क़याम के हामी हैं या नहीं। बानी PTI ने जवाब दिया, हर चीज़ किसी न किसी तनाजुर में होती है। इस वक्त तरामीम का तनाजुर अदलिया को ख़त्म करना है। इन आईनी तरामीम का एक ही मकसद है, वो ये कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को तौसीह दी जाए, काजी फ़ायज़ ईसा को इस अदालत से उठाकर आईनी अदालत में बैठा दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर कादिर खान मंदूखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कादिर मंदूखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये सारे शॉट्स आपने सुने, साउंड आपके सामने है, जो कुछ हो रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती थी कि इन आईनी तरामीम को मंजूर कराया जाए? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो रेहान तारिक साहब ये है कि कामरान मुर्तज़ा साहब का बयान आपने हवाला दिया है, रात को मैंने भी सुना और फौरन मेरे पार्टी का या बिलावल साहब के तर्जुमान का उसके ऊपर बयान आ गया था कि ऐसा हरगिज़ नहीं बोला है और हमें बड़ा अफसोस है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे बयान की क्या ज़रूरत थी जो चंद मिनट बाद उसकी तरदीद आ जाए। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो ऑलरेडी एक चीज़ आ चुकी है। एक आदमी कह रहा है, हमारे तर्जुमान ने, हमारी पार्टी ने उसकी वजाहत कर दी या उसकी तरदीद कर दी है, तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई है। अब सवाल ये, क्या मौलाना साहब, फिर आपने इमरान खान साहब की बात की। इमरान खान साहब 18 साल बाद पहली मरतबा भी न हाँ करें न ना करें। मिसाक की जमहूरियत पे जहाँ बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब की दस्तखत है, वहाँ मौलाना साहब और इमरान खान साहब की भी दस्तखत मौजूद है, जो जिसमें एक शिक में ये आईनी जो अदालतें हैं उनका जिक्र है। तो 18 साल तक वो खामोश रहने वाला आज भी वो ना करें। जहाँ तक मैं आपकी पूरा आवाज नहीं सुन सका कि उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मौके पे ला रही है, मतलब इसका मतलब है कि वो एग्री तो है। और फिर आप मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले किसी और चैनल में मेरे साथ वकला बैठे हुए थे, उनके सामने मैंने बात की है कि क्या इस वक्त जो अदालतों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 50% से ज्यादा जो मुकदमात है वो क्या आईनी यानी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो कहते हैं, आईनी पिटीशन या मुकदमात नहीं है, आम जो गरीब लोग हैं जिन्होंने। अच्छा, मैं मंदूखेल साहब, मैं इस तरफ आता हूँ सर, मैं इस पर्टिकुलर इशू की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो बिलावल भुट्टो साहब से मंसूब बात कामरान मुर्तज़ा साहब ने कर दी, मैं चाहता हूँ जरा इसको एक और क्लैरिटी दे दें। क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये आईनी तरामीम जो लाई जा रही थी वो जस्टिफाइड नहीं थी, उसकी खौफनाकी अपनी जगह पर बरकरार थी, वो बड़ी ख़तरनाक थी, और जैसे तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उसको, और मौलाना ने भी कहा कि मुसवदा मंजूर हो जाता तो आवाम के साथ ख़यानत होती, आज तहरीक इंसाफ कहती है अगर हो जाता तो वो मार्शल लॉ के मुतरादिफ होता। क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आईनी तरामीम जो लाई जा रही थी वो जस्टिफाइड नहीं थी?
देखिए, जब एक चीज मैंने आपके सामने वजात अपनी तर्जमान का, बिलावल साहब की तर्जमान का या पीपल्स पार्टी के तर्जमान के बयानात आ गए, उसके बाद मजीद क्या वजात नहीं चाहिए? नहीं, पीपल्स यहां पार्टी तक तो की देखिए क्या? ठीक है, देखिए यहां तक तो आपकी वजाहत ठीक है कि अब बिलावल साहब ने मौलाना से ये नहीं कहा कि आप रेजिस्ट करें, जेयूआई से ये नहीं कहा कि आप रेजिस्ट करें, वो बात बिल्कुल वो ठीक नहीं कर रहे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो तरामीम टेबल हुई थी, क्या पीपल्स पार्टी उनसे बिल्कुल इत्तफाक कर रही थी कि बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड है, जायज है? नहीं नहीं, हमने, बिलावल साहब ने अपनी उस बात की भी, स्पीच में भी बात की कि 20 से 25% जो तरामीम थी उस समय इतफाक नहीं कर रहे थे। देखिए, एक चीज होती है ना, इसी वजह से तो मौलाना साहब के सामने बिलावल साहब ने एक बात की कि आप अपनी तजावीज दें, हम अपनी तजावीज देते हैं, और फिर दोनों में अगर मुमासलत हो तो फिर हम नून लीग के साथ बैठ जाते हैं हम दोनों, और या तो नून लीग को कन्विंस कर लेंगे या उनको बोलेंगे आप कन्विंस कर ले जो आप तरामीम ला रहे हो। आप मुझे बताओ, यही जमहूरी तरीका है और क्या है? और फिर उसके बाद कामरान मुर्जा साहब ने कल रात एक टीवी चैनल पे मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा, जो मौलाना साहब ने कहा कि इस मसौदे को हम सिरे से मुस्तरद करते हैं, तो कामरान मुर्जा साहब ने तो कल रात को एक चैनल पे कहा है, उन्होंने कहा कि हम बैठेंगे और उसके ऊपर हम तजावीज देंगे, हम बात करेंगे उसके लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छी चीज है जमहूरी पार्टी के बीच में। आपके सामने मैं 10 सवाल रखूंगा, जरूरी नहीं है कि आप 10 से इख्तलाफ रखें, एक दो सौ कर ले, 8 से इख्तलाफ रखे, या आपका या आप 10 के 10 इख्तलाफ लेकिन रखे, ये जो मगर मुजवजा, अगर आप ये ये जो कहेंगे नहीं मैंने बैठना नहीं है। ठीक मुजवजा तरामीम का मुसविदा है, ये प्योरली खालिसतन नून लीग के जहन की इख्तरा या उनके लॉ मिनिस्टर के जहन की इख्तरा थी, और नून लीग इसको लेकर आई थी? कादिर मंदुखेल साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज वजाहत कर दूं कि मिसाक की जमहूरियत में मैंने आपसे जिक्र किया कि उस मिसाक की जमहूरियत में ये क्लास मौजूद आईनी अदालतों का, नंबर एक बात। दूसरी क्लास ये है कि जहां चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उस वक्त की हुकूमत को ब्लैकमेल की है 18वीं तरमीम में जजेस के अपॉइंटमेंट का शिक न लाने की, और फिर 19वीं तरमीम लाई है। 2021 में मैंने एक बिल लाया कौमी असम्बली में जो जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतालिक थी कि जजेस जो है ना वो चपरासी कलर की नौकरी के लिए तो आप जात, नस्ल और जबान पूछते हो, हाई कोर्ट की जज आप क्यों डायरेक्ट पूछते हो? एक चीफ जस्टिस की मर्जी है कि वो अपने मनपसंद वकला का नाम दे दे और वो जुडिशियल कमीशन जाए और वहां से रबड़ स्टैंप की तरह पार्लिमानी जो कमेटी है वो उसके ऊपर साइन कर ली। तरीका गलत है। आप यकीन करेंगे पीटीआई के तमाम मेंबरान ने अप्रिशिएट किए, नून लीग के तमाम मेंबरान ने अप्रिशिएट किए, मगर दोनों वक्त के वजीर कानून ने टाल मटोल से काम ली, इख्तलाफ उसने भी नहीं किया। तो ये शिक पीपल्स पार्टी की तरफ से बिल्कुल, हम शुरू दिन से बिलावल साहब कहते हैं कि ये शिक होना चाहिए, और इसी तरह बहुत सारे शिक पे पीटीआई के या मौलाना साहब के इख्तलाफ हो सकता है, नून लीग से हमारे इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये सारी बातें तो टॉक शो में तो नहीं होती। ये तो टेबल पे बैठ के, ये नहीं है कि मसौदा पहले दे, भाई मसौदा कहां से, एक रफ चीज है ना। मेरे ज़हन में जो सवालात है आपके सामने, आपके ज़हन में जो सवालात है आप मेरे सामने देखिए कादिर मंदुखेल साहब, हो सकता है ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर दे। देखिए हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने टेन्योर में वफाकी आईनी अदालत का कयाम चाहती हो, लेकिन वक्त बड़ा अहम है। जैसे आपने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर यह बात शामिल थी कि वफाकी आईनी अदालत बनेगी, तो उसके बाद मौका तो नून लीग को भी मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत आई, उस वक्त ये क्यों नहीं कर लिया गया? 18वीं तरमीम भी कंसेंसस के साथ पास हुई, तो ये दिस कुड हैव बीन डन अर्लियर। अच्छा सुन ले बात, जब पिछले हुकूमत में जहां पीडीएम की हुकूमत थी उसी असम्बली का मैं भी हिस्सा था, हमने नेब तरमीम क्यों की थी? हमने क्यों कहा कि नेब वो जो रिमांड है 9 दिन 3 महीने उसमें तरामीम की जाए, उसको 14 दिन की जाए। हम तो भुगत चुके थे। डॉक्टर आसिम हमारा 3 महीने नेब के रिमांड में था, खुर्शीद शाह साहब बेटे समेत रिमांड और 2 साल जेल में था। अदी फरियाल तालपुर को ईद वाली रात को 12 बजे घसीट के अस्पताल से जेल में डाला। हमने तो भुगत चुका है, तो हम क्यों करा रहे थे? हम कहते हैं कि जो चीज गलत है उसका फायदा भले खान साहब को मिले, मगर जो हमने भुगता वो खान साहब ये पीटीआई वाले न भुगते। और फिर इमरान खान साहब ने उसकी मुखालफत की, और पाकिस्तान की तारीख में पहला सजायाफ्ता शख्स इमरान खान साहब है, जहां सुप्रीम कोर्ट की इसी चीफ जस्टिस की जिसकी मुखालफत कर रहे हैं उन्होंने बाकायदा मौका दिए वीडियो लिंक के जरिए। और वो तरामीम जब वो सुप्रीम कोर्ट ने माने कि ठीक है,
तो अभी सुप्रीम कोर्ट के वो दस्तखत के स्याही खुश्क नहीं हुए, सुबह सवेरे नाश्ता किए बगैर इमरान खान के वकील जो है ना वो नेब अदालत पहुंच गए कि भाई उस तरामीम के देते हमें फायदा दो। तो ये क्या है? उस वक्त जो तरामीम आपने की खास तौर पे नैब के रिमांड को 90 रोज से 14 रोज के ऊपर ले आए, 14, देखिए वो बिल्कुल हमने उसको सपोर्ट भी किया, बिल्कुल दुरुस्त किया, लेकिन अब फिर आप उसको 14 से 40 रोज के ऊपर ले आए। यानी दिस मतलब कानून इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर कि जिस वक्त हमारा मामला होगा 14 पे होगा, फिर जब ये आएंगे फिर 40 रोज पे आ जाएंगे। मेरे भाई हमने जब 3 महीने से 14 दिन लाया तब भी पीटीआई ने इनकार किए, जब हमने 14 से 40 दिन किया तब भी पीटीआई ने इनकार किए। वो तो हर तरफ उनका नहीं है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं इसकी तरामी में अब ये लिख दे कि पाकिस्तान एक खूबसूरत तरीन अजीम तरीन मुल्क है। पीटीआई बोले नहीं, पहले खान को रिहा करो फिर हम उस पर वोट देंगे। कहा ना अली मोहम्मद खान ने, जब कहा है उनको बिलावल साहब ने ऑफर किया कि आइए आपके साथ भी बैठ के मशावरत करेंगे, तो अली मोहम्मद खान साहब का कल बयान आ गया, उसने बोला नहीं पहले खान को रिहा करो फिर हम बात करेंगे। तो ये कौन सा तरीका है? इनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, उनको फायदा दो तब भी वो कहते हैं। देखो नेब तरामी में ये चीख रहे थे मीडिया पे आगे पीछे अदालत में, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा तो सबसे पहले फायदा लेने के लिए इमरान खान ही पहुंच गए अदालत में। क्या नहीं हुआ? तो ये क्या चीज है? मजाक नहीं है। यानी आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू या आपने खिलाफ करना है चाहे कोई। अच्छा कादिर मंदुखेल साहब, मिसाल की जमहूरियत उसमें भी आप इनकार कर रहे हो। अच्छा मंदुखेल साहब, ये तय हो गया कि जो भी होगा 25 अक्टूबर के बाद होगा, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं कि 25 अक्टूबर के बाद कोई भी तरामीम टेबल की जाएंगी पार्लियामेंट में। ये किससे बोला कि तय हो गया? हुकूमत की मर्जी है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हुकूमती लोग ही दे रहे हैं। नहीं देखो मैं एक चीज बताऊं, हुकूमत दे रहे हैं, मेरे स्टेटमेंट भी ले लें। ये इस चीज पे हुकूमत की मर्जी है। ये कल असम्बली की इजलास बुला ले, सुबह काबीना से पास कराए तरामीम और दोपहर में इसमें असम्बली में पेश कर दे और उसके ऊपर डिबेट कर दें। वो अगले साल लाए, वो 2 साल बाद लाए, वो न लाए, ये इख्तियार तो आप हुकूमत को करने दो। देखिए इसके इख्तियार न मेरे पास है ना आपके पास है। नहीं 25 अक्टूबर की तारीख अगर उनकी तादाद पूरे एक लिहाज से अहम है, तादाद पूरे तो दुरुस्त बात है। देखिए एक लिहाज से अहम है ना कि बिलावल साहब ने भी कह दिया कि 26 अक्टूबर को जो सीनियर प्यूनी जज है जस्टिस मंसूर अली शाह वो चीफ जस्टिस होंगे। तो इस एतबार से जो 25 अक्टूबर की तारीख है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तासुर ये दिया जाता है कि अगर उससे पहले होगा तो शायद चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना मकसूद है, उसके बाद होगा तो मामला क्लियर हो जाएगा। ये मैं इस एतबार से बात कर रहा हूं। देखिए आप जिस एतबार से बात करेंगे आप वही बात तो ना करें जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। बिलावल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जो आज का कानून है उस कानून के तहत अगर ये कानून इसी तरह रहता है तो 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे, और अगर कानून बदल जाता है फिर क्या होगा? सिंपल सा सवाल है। तो फिर वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस कोई और होगा, यानी मुल्क में 2 अदालतें होंगी और 2 चीफ जस्टिस होंगे। मैं कहता हूं असम्बली 4 अदालतें कर ले, मैं और आप कौन होते हैं उसको पूछने वाले? असम्बली के पास इख्तियार है सर, वक्त बड़ा हम है ना, चारों सूबों की आईनी अदालत बना ले अलग। वो तो जाहिर है आपके पास बना ले जो एक्ट की जरूरत है वक्त की, जाहिर है उसके लिए यू विल हैव टू लाइक फुलफिल द नंबर गेम ना, पूरा गोल्डन मैजिक नंबर चाहिए होगा आपको उसको। देखिए मेरे भाई नंबर नहीं हुआ तो आपको और मुझे क्या परेशानी है? वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिल नहीं होगा पास। तो भाई अगर नहीं हुआ तो पास नहीं होगा, तो पास नहीं होगा तो मुझे और आपको क्या परेशानी हो सकती है? नहीं परेशानी इस वक्त हुकूमत को तो है ही, आपकी ऑपोजिशन को ये परेशानी है कि आप आईनी अदालत का क़याम इसलिए चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब के मुकदमात हैं वो आईनी अदालत के अंदर आए और उसका सरबराह आप चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को लगाना चाहते हैं। ये परेशानी आपकी ऑपोजिशन को जरूर है। देखिए इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो वो तो अपने आप को सदर पाकिस्तान अगले 20 साल के लिए करवाना चाहते थे, और ये टॉक शो में अली मोहम्मद खान साहब दूसरे तीसरे एमएनए हमारे साथ बात करते थे। अगर वो चाहते तो जनरल फेस को तहाया जो ना आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। एक उनकी बातें छोड़िए, ये एक पेशनगोई है कि ऐसा हुआ ऐसा। भाई अगर कोई कानून पास हो गया तो ऐसे ही होगा, और नहीं पास होगा तो नहीं होगा। एडवांस पे ये सारे खदशात बयानात देने का मकसद क्या है? एक माशरे में एक इंतशार फैलाना है, और क्या करना है? देखिए अभी आज की खबर नहीं, पहले से शोर मचा रहा है। आज की खबर यह है कि कंसेंसस है कि जजेस कमेटी की कॉम्पोजिशन को तब्दील किया जाएगा। वो 3 जजेस, पैनल ऑफ जजेस जो फैसला करते हैं कि कौन सा बेंच बनेगा और उसकी कॉज लिस्ट इशू होगी, अब वो पैनल ऑफ 3 जजेस को चेंज किया जा रहा है। क्या ये बात, इसके ऊपर कंसेंसस मौजूद है? ये खबर दुरुस्त है सर? देखिए माजी में ऐसा था कि एक जज फैसला करता था कि जो मर्जी करता, यानी 1 मैन शो था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद 3 हुआ है,
और अगर जरूरत पड़ी हुकूमत के इतनी 3 भी कम है इसको फुल बेंच कर ले, तो उसमें तो कोई अर्ज नहीं होना चाहिए। इस वजह से कि जितना ज्यादा लोगों की उसमें मशवरत होगा तो बेहतर फैसला होगा। मैं एक पे एतराज करूंगा, आप दूसरे पे करेगा, पीटीआई तीसरे पे करेगा, अगर 5 हो जाए 7 हो जाए सारे के सारे हो जाए तो क्या अर्ज है? नहीं माजी में जिस तरह सर देखे ना, हुकूमत को भी प्रॉब्लम है ना, हुकूमत को प्रॉब्लम यह है कि भी काजी फायज ईसा के मुकाबले में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह है, तो 2-1 से मामला रिजेक्ट हो जाता है और इस खौफ की वजह से अब उसको 3 की बजाय 5 करना चाहते हैं। अच्छा मेरे भाई, आप सारे तोपों करो ख्वाब नहीं, अगर हुकूमत की तरफ करना है और पटन पीटीआई को देना है तो वो तो इस तरह शोशे चोड़ते रहेंगे। मेरे पास आपको बताओ, माजी में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी मनपसंद लोगों को, चाहे चाचे मामे भांजे भतीजे चंबर के लोग होते थे, उनको हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करते थे। अब हुकूमत ये भी तरमीम जो मैंने सुना है वो आ रही है कि मोस्ट सीनियर 5 जज फैसला करेंगे कि किस वकील को उसका नाम रिकमेंड करना चाहिए, तो ये तो बेहतर है, इसके ऊपर हाँ करना चाहिए। बहुत सारी चीजों पे हाँ नहीं है तो वो उसमें मुखालफत कर ले। मैं तो सिंपल सा सवाल रख रहा हूं कि जो चीज अच्छी है उसमें तो हाँ कर दे। आपने तो कसम खाई है कि जब तक खान रियानी होगा हमने कोई बात ही नहीं करनी है। तो बात ये, जो अच्छी चीज है उस पर हाँ कर दे, जो बुरी चीज है उसकी मुखालफत कर ले, सिंपल सवाल है। ठीक, कादिर मंदोखिल साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, आपको लग रहा है कि एक ड्राफ्ट जैसे कहा कि बिलावल साहब तैयार कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है अपनी कानूनी टीम के साथ, एक जेयूआई कर रही है, तो कोई कंसेंसस ड्राफ्ट अगले आने वाले 1-1.5 हफ्ते में आ जाएगा? जी बिल्कुल, मैं तो आपको रात की बात बता रहा हूँ। मौलाना साहब ने जब दिन में कहा कि कोई मसौदा हमने रिजेक्ट कर दिया है, और रात को जो कामरान मुर्जा साहब ने कहा कि हम अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगे और पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, तो मैं कहता हूँ एक अच्छी चीज है, जमहूरी बात है। शायद मौलाना साहब ने पुराना जो ड्राफ्ट देखा होगा या जो सोशल मीडिया पे उसको रिजेक्ट किया है। जब नया बनेगा आप अपनी तजावीज दे, मैंने आपके सामने 3-4 चीजें रखी है, इसमें तो साफ पूरा पाकिस्तान उस पर एग्री है, चाहे जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से, चाहे आईनी अदालत के हवाले से, चाहे केसेस के अंबार के हवाले से, चाहे जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से। ये चीजें तो ऐसी जो हर किसी को पसंद है, जो नहीं पसंद उसके ऊपर डिबेट किया जाए, जो नहीं पसंद उस पर जमीयत और पीटीआई से इख्तलाफ कर सकती है, इवन की पीपल्स पार्टी करेगी जहां चीज कोई उनको पसंद नहीं है। जैसे बिलावल साहब ने कहा कि आर्मी जो कोर्ट है उसकी हम मुखालफत करेंगे, या तो हुकूमत ले आए, ज्वाइंट सेशन बुला ले और उसमें कन्विंस कर दे, चीजें सामने रखे, जैसे एपीएस के वक्त रखा उन्होंने। सवाल ये बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी आंख बंद करके हुकूमत की मसौदे के ऊपर हाँ करेंगी। पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज देंगी, पीपल्स पार्टी को जो चीज अच्छी नहीं लगेंगी उसकी मुखालफत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी बालादस्ती और खुद मुख्तारी और मखसूस नशिस्तों का मामला उठाया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया जिसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आगाह किया और उन्होंने खत की कॉपी इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान को भी इरसाल की है। स्पीकर अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खत में कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता जिसका इतलाक माजी से होता है। आपकी तवज्जो के लिए इलेक्शन एक्ट इस वक्त नाफिजुल अमल है, चुनाचे इलेक्शन कमीशन पार्लियामान के बताए हुए कानून पर अमल करे, जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती के उसूलों पर अमल किया जाए। स्पीकर ने खत में कहा है कि पार्लियामान के इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि वो आज़ाद अरकान को किसी और पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामान ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तसव्वुर होगा। और उन्होंने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक पार्लियामान के बताए गए कानून का भी हवाला दिया और कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का आईनी फ़र्ज़ है कि वो पार्लियामान के बनाए गए कानून का एहतराम करे, क्योंकि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामान साजी की गई इलेक्शन एक्ट दूसरी तरमीम पर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तें हैं उनसे मुताल्लिक एक वजाहती जो फैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीर करता है, 8 जजेस का फैसला है, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहा है, डेलिब्रेशंस हो रही है कि उसको मानना है या नहीं मानना। ऐसे में सरदार अयाज सादिक साहब का ये ख़त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को लिखा गया है, ये
ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के लिए ना तो हुकूमत तैयार है और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद करना है। इलेक्शन कमीशन भी अभी तक मखमसे का शिकार है क्योंकि कोई सर्टिफिकेट्स इशू नहीं किए गए हैं, नोटिफिकेशंस इशू नहीं किए गए उन 40-41 मेंबरान के जो आज़ाद हैं और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का मौका दिया जाए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को रजिस्टर्ड पार्टी तस्लीम किया और बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन भी तस्लीम किया है। अब ये एक तरफ। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कौमी असम्बली की जो 3 नशस्तें हल्के हैं इस्लामाबाद के अंदर, उस मुतालिक जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी था उसको इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे के ज़हूर पराचा साहब पे एक रिटायर्ड जज पे मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया। उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम तो करार दे दिया है, जस्टिस आबिर फारूक साहब का डिसीजन है, लेकिन वो फिर रिमांड बैक किया है इलेक्शन कमीशन को। पहले ही 2 महीने और 8 दिन गुजर चुके हैं इस मामले को। अब रिमांड बैक करने से ये मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, रोलिंग स्टोन बना हुआ है, मजीद इल्तवा होगा तो अल्टीमेटली इसका नुकसान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा। अब ये सारा एक मामला है। दूसरा मामला ये है कि जो तरामीम, जो मुजव्वज़ा था तरामीम थी, उसके ऊपर जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल विंग है, हामिद खान साहब हैं, उन्होंने कहा था कि उनने से वकला तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो आज लाहौर बार में एक तकरीब हुई और उसके अंदर धुआंधार खिताबात हुए। हामिद खान साहब ने पर्टिकुलरली क्या कहा, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। अगर कोई मुतबादल या मुतवाजी अदालत बनाई सुप्रीम कोर्ट के, हम वकला सबसे पहले इसके रस्ते में खड़े होंगे। आपको हमारी लाशों में से गुजर के जाके बनानी पड़ेगी, हल्फत करेंगे। कोई पैकेज नहीं होगा। पैकेज अपने घरों को ले जाओ, हम इस पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। भूल जाओ कि तुम सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाल सकते हो, नहीं निकालने देंगे। अल्लाह ताला सारे पाकिस्तान में जो तहरीक का आज आगाज हुआ है उसका नेक्स्ट स्टेप इंशाअल्लाह ताला पेशावर में होगा। पीटीआई वकला सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर और शुएब शाहीन ने भी गुफ्तगू की। वो क्या कह रहे थे ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। एज बढ़ाने में जज साहिबान की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नीयत अगर खराब है तो फिर हमें उसको अपोज करना है और नीयत ये है कि आप एक पर्टिकुलर जज साहब की एज बढ़ाएं और उनको चीफ जस्टिस आगे चलाएं 3 साल के लिए। ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी लेकिन ख्वाहिश है कि हम एक खास मखसूस शख्स को चाहते हैं, हम ये भी नहीं होने देंगे। मुसवदे की सूरत में पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम पे डाका मारने की कोशिश की गई। ये 76 साल तारीख में ये बदतरीन किस्म का डाका था। हम जितना भी उसकी मजम्मत करें कम है। जो आईनी तरमीम की जा रही हैं, जो इरादा है, ये इरादा जहन की लूट का इरादा है। आज के बाद अगर हम बाहर नहीं निकलते, अगर हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करते तो हम इस झूठ के पुष्पना बन जाते हैं। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कानून, आइन और शराफत से मुंसलिक है। अपने कमरों से बाहर निकलिए, अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मुस्तकबिल को संभालिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी, हुकूमत सेम पेज पे हैं और वो चाहते हैं कि वफाकी आईनी अदालत बने, सुप्रीम कोर्ट अलग हो, वफाकी आईनी अदालत पैरेलल हो, उसका चीफ जस्टिस भी अलग से हो। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो लीगल विंग है, वो इस पर सरापा एहतजाज है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको रोकने के लिए पॉलिटिकल डोमेन में भी एहतजाज करना चाहती है, कानूनी डोमेन में भी एहतजाज जारी रखना चाहती है। पॉलिटिकल डोमेन में 21 सितंबर को बानी पीटीआई की इंस्ट्रक्शंस पे लाहौर में एक जलसा होने जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जुनैद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी एनओसी तो नहीं मिला है, तो 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर लेगी लाहौर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह ताला 21 सितंबर को खान साहब ने हुक्म दिया है तो इंशाअल्लाह जलसा जरूर होगा। बावजूद इसके कि एनओसी नहीं मिला फिर भी जलसा होगा, आप कह रहे हैं? नहीं, इंशाअल्लाह ताला एनओसी के बगैर भी इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। हमारा जमहूरी हक है और हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। देखिए, इस्लामाबाद में तो एनओसी होने के बावजूद जलसा किया लेकिन फिर भी गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर तो एनओसी नहीं होगा, फिर जलसा करेंगे तो फिर पीटीआई के साथ क्या होगा, क्या इसका अंदाजा है आपको? नहीं, इसमें हमें पहले से पता है और आपको जिस तरह पता है कि एनओसी के साथ भी अगर गिरफ्तारियां होंगे तो एनओसी के बगैर भी गिरफ्तारियां होंगे, तो हम इसके लिए तैयार है और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है।
हम इस असम्बलियों में आए हैं, यहाँ पर जो हमने अपने पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, तो हमने ये सख्तियाँ पहले भी बर्दाश्त की है और अब भी इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे। खबर आ रही है कि आपके कुछ लोग तो क्वारंटीन भी हो रहे हैं, जैसे शेर अफजल मरवत साहब का कोविड पॉजिटिव आ गया है और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया इससे पहले। तो क्या कुछ सियासी करंतना करने का इरादा भी है कुछ लोगों का? नहीं, इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा इंशाल्लाह सारे निकल आएंगे और बाकी उसकी अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उसमें कोई बंदा क्या कर सकता है। बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है और जब भी जरूरत पड़ी थी शेर अफजल साहब जो है सबसे आगे थे और हर मौका पे थे, बावजूद उसकी गिरफ्तारियां हो रही थी, बावजूद उसके जलसे की इजाजत नहीं मिल रही थी, तो जो उसको जब भी मौका मिला था वो पार्टी से निकल आए थे और बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के। तो इंशाल्लाह ताला शेर अफजल साहब के बगैर भी इंशाल्लाह ताला ये जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है हर वर्कर जो है और बल्कि हर MNA जो है उसमें ये सलाहियत है कि वो उसको लीड करे। इंशाल्लाह ताला कोई कमी महसूस नहीं होगी। चलें जुनैद अकबर साहब, इसमें तो एक रोज़ बाकी रह गया है, ये तो पता चल जाएगा कि जलसा होगा नहीं होगा, NOC मिलेगा नहीं मिलेगा, पकड़ धकड़ होगी या नहीं होगी। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया, मंसूर अली शाह साहब ने, 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला 4 सफ़ात पर मुश्तमिल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस हवाले से डेलिब्रेशंस कर रहा है और अयाज सादिक साहब ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक लिखा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो मखसूस नशिस्तें PTI को दे देगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। उसने तो पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं मिले और इसी वजह से तो हमसे हमारा निशान छीना गया था। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह पर ये करेंगे तो उसको जो है तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस दफा सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से किया है कि आपने जो अपील की है वो बुनियादी पे है। तो इंशाल्लाह ताला इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और ये इंशाल्लाह जरूर जो है हमें ये रिजल्ट मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन अभी तो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला भी नहीं आया है, तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका इंतजार भी कर रहा हो कि तफसीली फैसला आएगा तो उसके मुताबिक अपनी कोई कानूनी हिकमत अमली अपनाएंगे और जितना डिले होगा उतना नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नहीं, जमहूरियत को उसका नुकसान हो रहा है। हमें क्या फर्क पड़ेगा अगर हम जो है अभी 90 है और 120 हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क ये पड़ेगा ना कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को जो गोल्डन नंबर या मैजिकल नंबर रिक्वायर्ड है वो किसी ना किसी तरीके से पूरा कर लेंगे। फर्क तो सिर्फ इतना सा पड़ेगा। नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो समझी के जो है 342 मेंबर उसका टोटल चाहिए, तो उस पर रिजर्व सीटों का फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये है कि हमें हमारा हक है तो हमें अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन ये जमहूरियत के लिए और उस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है कि अगर हमारा हक हमें नहीं मिलेगा तो ये जो रिवायात नए डाले जा रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है ये जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं। देखिए 336 है कुल, जिनमें से 224 चाहिए कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए। अगर उन नशिस्तों का प्रपोर्शन के हिसाब से जैसे PTI को नहीं मिली वो प्रपोर्शन बांट दी जाती है दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो जाहिर है उनकी पोजीशन तो बेहतर होगी। इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा कि हल्के खुले और वोट रिजेक्ट हो गए PTI के लोगों की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ से जीती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ ये ऑप्शन खत्म हो चुका है जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। तो अभी ये ऑप्शन जो है खत्म हो चुका है, तो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे या इस तरह इलेक्शन कमीशन कोशिश करेंगे कि इसको डिले में डालें। तो बाकी ये ऑप्शन खत्म हो गया कि ये किसी और को मिलेंगे। देखिए, एज फार एज दैट डिलेइंग टैक्टिक्स आर कंसर्न, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज जो इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के 3 नशिस्तें 3 हल्के हैं, उस हवाले से भी उन्होंने केस रिमांड बैक किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिससे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्राइब्यूनल से मुताल्लिक भी जो है वो पहले ही 2 महीने 8 दिन हो गए ताखीर में पड़ा रहा, मजीद डिले होगा। इसका नुकसान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये टेक्निकल लॉयत के मामला हैं, अदालतों में हैं, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ फोकस नहीं कर रही, तवज्जो नहीं कर रही कि जल्द अज जल्द इनको जो है यहाँ से निबरदाजमा हुआ जाए ताकि जो फ़ायदा है पार्लियामान के अंदर भी अल्टीमेटली PTI को पहुंचे। तो क्या फोकस आउट है PTI की लीगल टीम का? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है पूरी कोशिश कर रही है, उसको केस को लगना है वो हमारे बस में नहीं। बाकी हमारी टीम बनी हुई है, हमारे वकील जो है हाजिर होते हैं, लेकिन हमें इस तरह की FIR में उलझाया जाता है ताकि उसका जो है कंसंट्रेट जो है वो डाइवर्ट हो।
तो हमें इसी वजह से ये नए FIR काटी जाती है, इस तरह जो नए जो है हम पे केसेस खोली जाते हैं, इस तरह जो हमारे ट्रिब्यूनल दोबारा जो है वो हमारे दोबारा कर रहा है। तो ये इसलिए तो कहते हैं कि उसका जो है क्योंकि इंसान का एक लिमिट होता है, जो हमारी वकील उनकी एक एनर्जी वो इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी मुख्तलिफ केसेस में इस तरह ज़ाया हो। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर। मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद भारत की जानिब से जो संगीनों के साए में मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं उसका अहवाल आपके सामने रखें तो मकबूजा कश्मीर, वहाँ पे कश्मीर की नाम नहाद रियासती असम्बली के इलेक्शन 3 फेजेस में 3 मरहलों में हो रहे हैं। असम्बली की कुल 90 सीटें हैं, इनमें 43 जम्मू और 47 कश्मीर की हैं। पहले मरहले में आज 24 सीटों यानी 16 कश्मीर और 8 जम्मू की सीटों पर इंतखाब हुए हैं। पामपुर, कागाम, शोपियां, इसी तरह पहलगाम और अनंतनाग के इलाके में ये उन हलकों में शामिल हैं जिन इलाकों में कश्मीरी अस्करियत पसंद बहुत मजबूत तस्वुर किए जाते हैं और भारत ने लाखों की तादाद में फ़ौजी और नीम फ़ौजी तैनात किए हैं ताकि किसी न किसी तरह इलेक्शंस कराए जा सके। एक दहाई के बाद होने वाले इलेक्शंस के लिए 3,276 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जिसमें तकरीबन 23,27,580 वोटर्स राय दही के लिए अहल हैं। कश्मीर की मकामी जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी समेत इस बार जमात इस्लामी भी इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि जमात इस्लामी और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर में भारत के ज़ेरे साया होने वाले इलेक्शंस का बायकॉट करती रही है। अब ऐसा क्या हो गया कि भारत मुखालिफ जमातें भी इलेक्शंस का हिस्सा है? भारत हमेशा मकबूजा कश्मीर में इलेक्शंस का ढोंग इसलिए रचाता है कि दुनिया को यह बावर कराया जा सके कश्मीरी अवाम तो भारत का हिस्सा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। मकबूजा कश्मीर को भारतीय आइन में खुसूसी हैसियत भी हासिल थी, लेकिन भारत की इंतहा पसंद हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की सरबराही में 5 अगस्त 2019 को पार्लियामान में बिल पास कराया और भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के तहत मकबूजा कश्मीर को दी गई खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। इसी तरह 35A के शिक को भी ख़त्म कर दिया गया। अब जो कश्मीर में किसी गैर कश्मीरी की जायदाद ख़रीदने को रोकती है, भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर टेरिटरीज़ बना दिया है। मोदी सरकार के इस इक़दाम को कश्मीरी अवाम ने मुस्तरद किया था और तवील अरसे तक हड़ताल की, जिसने भारत के गैर कानूनी इक़दाम को दुनिया में नुमाया कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ हड़ताल और एहतजाज से भारत को गैर कानूनी हथकंडों के इस्तेमाल से रोका जा सकता है? मौजूदा हालात में या तो आप साजिशी इलेक्शन का बायकॉट कर दें और बीजेपी, कांग्रेस या भारत नवाज जमातों को हुकूमत बनाने का सुनहरा मौका फराम कर दे, या फिर जम्मू कश्मीर की नाम नहाद असम्बली का हिस्सा बने और भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को बहाल कराएं। शायद इसी सूरत हाल को देखते हुए इस बार भारत मुखालिफ सियासी जमातों ने भी इलेक्शंस में किसी न किसी सूरत में हिस्सा लेने का फैसला किया है, जिससे ऐसा लगता है कि मकबूजावादी की भारत मुखालिफ सियासी जमातों ने कश्मीर का मुकदमा मैदान जंग के साथ साथ सियासी मैदान में लड़ने का भी फैसला कर लिया है। भारत की इंतहा पसंद जमात बीजेपी और कांग्रेस कश्मीर में पाँव जमाने की कोशिशों में है। कश्मीरी अवाम बाशऊर और सियासी सूझबूझ भी रखते हैं। अगर वो इलेक्शन में ही फैसला करते हैं तो यकीनन कुछ ऐसा कर गुजरेंगे कि भारत से कश्मीर की आज़ादी की राह हमवार हो, लेकिन इसका नतीजा तमाम सीटों पर इलेक्शंस और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद ही सामने आ सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM के दौरे हुकूमत में गैर मुल्की मालियाती इदारों और मुख्तलिफ ममालिक से तरक्याती मनसूबों के लिए 9 अरब 81 करोड़ 59 लाख डॉलर्स कर्ज की मद में मिले, जिस पर 88 करोड़ 91 लाख 60 हज़ार डॉलर्स सूद अदा किया गया। 5 सालों में मिलने वाली रकम की तफसीलात के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13 अरब 3 करोड़ 52 लाख डॉलर्स मिले, जिस पर 18 करोड़ 17 लाख 60 हज़ार डॉलर शरह सूद अदा किया गया। इसी तरह चीन से 2 अरब 55 करोड़ डॉलर्स मिले, जिससे 34 करोड़ 84 लाख 7 हज़ार डॉलर्स सूद की अदायगी के लिए रखे गए। जर्मनी ने तरक्याती मनसूबों के लिए 1 करोड़ डॉलर्स दिए, जिस पर 3 लाख 70 हज़ार डॉलर सूद अदा किया गया, जबकि फ्रांस ने 23 करोड़ 17 लाख डॉलर्स दिए, जिस पर 24 लाख 23 हज़ार डॉलर्स सूद अदा किया गया। जापान ने 9 करोड़ 74 लाख डॉलर्स दिए, जिस पर 98 लाख 80 हज़ार डॉलर सूद की मद में अदा हुए। कोरिया से पाकिस्तान को 37 करोड़ 5 लाख डॉलर्स, सऊदी अरब से 4 करोड़ 29 लाख डॉलर्स मिले, जिस पर 70 हज़ार डॉलर्स सूद अदा किया गया। यानी पहले कर्ज लो, फिर उसके बाद उन कर्ज को उसको चुकाने के लिए महंगा कमर्शियल लोन लो और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शरह सूद अदा करो। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।